हेलो नमस्कार, आपको स्वागत है आपका परीक्षा युग के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आपको पता है एनटीटी की क्लासेस आपकी रेगुलर चलती हैं सैटरडे और संडे को। और आज की क्लास जो है हमने जो पीछे का जो चैप्टर बच गया है आपका उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम साक्षात्कार क्या होता है, यानी कि इंटरव्यू क्या होता है। इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं, यानी कि साक्षात्कार कैसे लिया जाता है, क्या इससे इसकी प्रक्रिया होती है, एक बार देखते हैं। देखिए, पद्धत एकत्रीकरण के निरीक्षण तथा प्रश्नावली विधियों का अधिकतर प्रयोग होता है, परंतु अनेक अवसरों पर निरीक्षण के साथ साथ साक्षात्कार द्वारा भी पद्धत एकत्रित किए जाते हैं। बाल विकास में साक्षात्कार विधि का उपयोग तभी संभव होता है जब बच्चे समस्याओं को पूर्ण रूप से समझने व व्यक्त करने में सक्षम हो। इस विधि में साक्षात्कारकर्ताओं और सूचनादाताओं के बीच आमने सामने पारस्परिक क्रिया उत्पन्न होने का अवसर मिलता है। जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा रहा है उसके बारे में अर्थपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। भाई ये कह रहा है कि इंटरव्यू कैसे लिया जाता है। इंटरव्यू लेने वाले यानी कि साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति जो होते हैं, जो आपका साक्षात्कार लेते हैं, उनके पास आपकी कुछ अर्थपूर्ण जानकारियां होती हैं और वो अर्थपूर्ण जानकारियों के ही बेस पे आपसे कुछ ना कुछ सवाल जो है करते हैं। ठीक है। आइजेक 1972 के अनुसार साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक या लिखित सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं। इनके द्वारा आइजेक 1972 में उन्होंने बताया है कि साक्षात्कार वह साधन है जिसके द्वारा मौखिक या लिखित सूचना प्राप्त की जाती है। इससे भाई किसी भी व्यक्ति की बोलकर या लिखकर कोई भी सूचना जो है प्राप्त की जाती है। मोसर 1958 के अनुसार 1958 के अनुसार साक्षात्कार एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें साक्षात्कार तथा सूचनादाता दो व्यक्तियों की पारस्परिक क्रिया सम्मिलित है। साक्षात्कार विधि की व्यक्तिगत विशेषताओं जैसे अपने वातावरण और प्रत्यक्षीकरण, समस्याओं और तनावपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने का ढंग, उसकी आकांक्षाएं, आशाएं तथा भय आदि की अभिव्यक्ति के साथ साथ उसके चिंतन व व्यक्ति के गुणों आदि का तर्कपूर्ण मूल्यांकन करने की विधि है। भाई साक्षात्कार में क्या होता है, बच्चे का भय मुक्त किया जाता है, उसको हेजिटेशन किसी भी प्रकार की ना हो, उसकी आकांक्षाएं जो हैं या अपने भाव को किस तरीके से वो व्यक्त करता है, किसी कठिनाई में फंसने के बाद या किसी समस्या में उसको किसी भी समस्या में अगर डाल दिया जाता है तो उससे कैसे निजात पाता है, इस प्रकार की जानकारी बच्चे को दी जाती है। उसी को हम साक्षात्कार कहते हैं। ठीक है। साक्षात्कार के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इसके आकार का रूप निर्धारण किया जाता है। साक्षात्कार साधारण एवं कम समय हो सकता है। देख ये कह रहा है भाई साक्षात्कार जो है लंबे समय के भी रखे जा सकते हैं, साक्षात्कार कम समय के भी रखे जा सकते हैं। जिस तरीके का मान लीजिए आपका कोई भी इंटरव्यू ले रहा है तो वो इंटरव्यू लेने वाला जो होता है वो आपका इंटरव्यू 5 मिनट में भी खत्म कर सकता है, वो आपका इंटरव्यू 10 मिनट में भी खत्म कर सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उसके पास कितनी अर्थपूर्ण जानकारियां होती हैं। उन्हीं जानकारी को बेस पे वो आपसे कुछ ना कुछ पूछता है। ठीक है। और उनको जिस काम के लिए आपका साक्षात्कार लेना है उसका उद्देश्य भी साफ होता है। उस उद्देश्य को वो चाहे कम समय में बताए या ज्यादा समय में बताए, जिसके लिए भिन्न भिन्न शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रमुख रूप से साक्षात्कार को 2 श्रेणियों में रखा जाता है, जिसके लिए भिन्न भिन्न शब्द तथा अर्चित, प्रतिबद्ध या मुक्त इत्यादि। साक्षात्कार के उद्देश्य के अनुसार अध्ययन समस्याओं में संबंधित प्रश्नों को पहले ही तैयार कर लिया जाता है। यदि प्रश्नों का क्रम एवं संख्या नहीं बदले जाते तो यह संरचित औपचारिकतावादी साक्षात्कार कहलाता है। भाई मान लीजिए आपसे जो बात पूछ रहे हैं वो रेगुलरली पूछी जा रही है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई चेंजमेंट नहीं है, तो वो फॉर्मल एक इंटरव्यू हो जाता है, औपचारिकता का इंटरव्यू उसको कहते हैं। यदि अपेक्षित समस्या प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हो तो प्रविधि अरिचित, मुक्त या अनौपचारिक साक्षात्कार कहलाती है। भाई ये क्या है, एक फॉर्मल होता है, एक नॉन फॉर्मल इंटरव्यू होता है। नॉन फॉर्मल में क्या होता है कि आपके पास बाउंडेशन नहीं है, आप किसी भी बात को कितने भी शब्दों में समझा सकते हैं या किसी भी वे में किसी भी व्यक्ति को समझा सकते हैं जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ठीक है। कैनल एवं काहनिक एक सफल साक्षात्कार के लिए भिन्न भिन्न 3 मुख्य आवश्यकताएं 2 हैं। इनके द्वारा कुछ बातें बताई गई, जैसे
प्रथम की खोज, किसी चीज के बारे में प्रथम की सूचनादाता को यह मालूम होना चाहिए कि उसमें कौन सी सूचनाएं अपेक्षित हैं। भाई सूचना देने वाला जो है उसको ये पता होना चाहिए किस बात के बारे में उससे पूछी जा रही है। इसके अनुसार ही वह यह फैसला करेगा कि कौन सी प्रासंगिक सूचना देनी है तथा उसे किस संदर्भ में अपने उत्तर अभिव्यक्त करने हैं। द्वितीयक साक्षात्कार सूचनादाता से जिस सूचना की अपेक्षा रखता है वह उसके पास उपलब्ध होनी चाहिए ताकि प्रश्नों के उत्तर सही ढंग से देख पाए। भाई ये कह रहा है जब कोई इंटरव्यू आप देने के लिए जा रहे हो तो आपको उन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि वो आपसे अपेक्षित क्या क्या बातें पूछ सकता है। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया साक्षात्कार से संबंधित मुख्य तत्व या कारक क्या है। ये कुछ फंडामेंटल टाइप्स बताए हैं, फंडामेंटल बेसिस है जिनके आधार पर कोई भी इंटरव्यूअर जो है इंटरव्यू आपका लेता है। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया है, साक्षात्कार एक प्रकार का वार्तालाप होता है। भाई ये कन्वर्सेशन है, दो व्यक्तियों के बीच में आमने सामने बैठ के कोई भी कन्वर्सेशन जो की जाती है उसको हम वार्तालाप जो होती है उसको हम साक्षात्कार कह सकते हैं, जिसमें कम से कम दो व्यक्ति शामिल होते हैं, एक सूचना लेने वाला और दूसरा साक्षात्कार देने वाला। जैसे कोई भी एक व्यक्ति है जिसका इंटरव्यू हो रहा है एक तो वो, या इसके अलावा दो व्यक्ति जहां बैठे हैं जो आपसे कुछ ना कुछ पूछ रहे हैं, ठीक है, वो इनमें शामिल होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रखा है इन्होंने, साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति या दूसरे व्यक्ति से होता है। शिक्षा क्षेत्र से संबंधित साक्षात्कार के लिए साक्षात्कार लेने वाला प्राय अध्यापक या कोई शोधकर्ता होता है, साक्षात्कार देने वाला कोई छात्र हो सकता है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या कह रहा है, साक्षात्कार के दौरान होने वाले वार्तालाप का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। बिल्कुल सही बात है, भाई आपका इंटरव्यू क्यों ले रहा है, कोई ना कोई कंडीशन उसके पास होनी चाहिए क्यों लिया जा रहा है। साक्षात्कार एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क स्थापित करने का महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है भाई, अगर मान लीजिए आप कहीं भी जॉब के लिए जा रहे हो तो आपका इंटरव्यू अगर वो ले रहे हैं तो वो उन दोनों के बीच में, आपके बीच में और जो आपको जॉब देने वाले हैं उनके बीच में एक संपर्क स्थापित होता है, उसका एक महत्वपूर्ण साधन है। बिल्कुल ठीक बात है। पांचवें नंबर पे क्या बताया है, साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति प्रशिक्षित या अनुभवी होता है, दूसरे व्यक्ति को सलाह परामर्श देता है। भाई साक्षात्कार जो आपका ले रहा है वो आपसे अनुभवी हो सकता है, जो आपके बारे में आपसे बातें पूछ रहा है या आपसे जिस भी फैक्ट पे कोई बात पूछ रहा है तो वो आपसे उससे ज्यादा अनुभवी होता है, ये बात भी होती है। दूसरी बात, साक्षात्कार विधि की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरव्यू मेथड, यहाँ इंटरव्यू के मेथड की कुछ विधियां बताई गई हैं। पर विधि की उपरोक्त व्याख्या के आधार पर विधि की कुछ प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया जा सकता है। जो देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्ति, 2 और मोर देन 2 पर्सन्स, ये साक्षात्कार के कुछ टाइप बताए गए हैं। साक्षात्कार पर विधि की प्रमुख विशेषता है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति परस्पर आमने सामने वार्तालाप होती है, अकेला व्यक्ति अपना ही साक्षात्कार नहीं दे सकता। भाई ये तो कोई खास बात बताने वाली है नहीं कि भाई इंटरव्यू अगर नहीं है तो आप इंटरव्यू किसको देंगे। ठीक है, दूसरी बात क्या है, फेस टू फेस रिलेशन, इसमें क्या होता है कि आमने सामने के संबंध जो आपके स्थापित होते हैं। साक्षात्कार पर विधि की प्रमुख विशेषता है, इसमें साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कार दाता के द्वारा प्रत्यक्ष आमने सामने की प्राथमिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। भाई कोई आदमी आपके फेस टू फेस बैठा है तो उसके बीच में आपके रिलेशन क्या है उस चीज को प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट ये बताया है कि विशिष्ट उद्देश्य क्या है। साक्षात्कार की तीसरी प्रमुख विशेषता विशिष्ट उद्देश्य, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता, बल्कि साक्षात्कार एक ऐसा उद्देश्य अंत क्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के द्वारा संबंध किसी, भाई मान लीजिए कोई इंटरव्यू आपका लिया जा रहा है तो इंटरव्यू का कोई ना कोई मोटिव, कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है कि आपको इस इंटरव्यू के आधार पे आपको क्या चीज मिलेगी। ठीक है, इस चीज का आपने थोड़ा ध्यान रखना है। इसमें कुछ खास इसी तो कोई बात है नहीं थी जो आपको बताने लायक हो, आपको ये सारी बातें पता ही थी लेकिन फिर भी आपका रिवीजन हुआ। सामग्री संकलन का मतलब क्या है कि भाई क्या क्या चीजें चाहिए कि भाई साक्षात्कार कोई ले रहा है तो उसको क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है। अब इसमें ये जो पॉइंट आए हैं ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि भाई साक्षात्कार के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या मोटिव हो सकते हैं। ठीक है, पहली बात समझिए, आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना। साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य होता है प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क स्थापित करके
अध्ययन विषय के संबंध में सूचना प्राप्त करना होता है। वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा मनुष्य की भावनाओं, मूल्य, उद्वेगों तथा मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है। इन सभी के अध्ययन के लिए आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंधों को स्थापित करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी फैक्टर में ये सबसे बड़ा मोटिव होता है कि भाई जब कोई दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो उनका मेन उद्देश्य क्या है। जो व्यक्ति आमने सामने बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो उनका मेन मोटिव या मेन उद्देश्य क्या होता है, ये साक्षात्कार का प्रथम नियम है। ठीक है। उसके बाद है प्राकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत। साक्षात्कार प्रविधि का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रकल्पनाओं का निर्माण, आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना है। साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना। साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के संबंध में, भाई ये आपके खुद की पर्सनल बातें या पर्सनैलिटी के आधार पे भी कोई बात कर सकता है या आसपास के वातावरण की बात भी कर सकता है। और इनसे अगर वो आपके आसपास के वातावरण की या खुद की कोई बात पूछता है तो उससे आपको कोई ना कोई चीज वो आपसे निकलवाने की कोशिश करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अवलोकन के लिए अवसर पाना। अवलोकन के लिए अवसर पाना, यदि किसी घटना या व्यवहार के विषय में केवल सूचना ही नहीं अवलोकन भी करना हो तो साक्षात्कार एक उपयुक्त प्रविधि है। भाई मान लीजिए किसी चीज के प्रति आपको एनालाइज करना है, कोई भी चीज ऐसी है जिसके ऊपर उसे बेस बना के आपको एनालाइज भी कोई चीज करनी है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा होता है। अब आगे क्या कह रहा है कि भाई अगर साक्षात्कार के पास कोई सूचनादाता के पास साक्षात्कार के लिए जाता है तो वह केवल साक्षात्कार नहीं लेता बल्कि सूचनादाता के घर का वातावरण, आस पड़ोस या आसपास की जो बातें, उन सारी चीजों को भी वो दृष्टिकोण बनाकर उससे कुछ ना कुछ पूछता रहता है। ठीक है। उसके बाद गुणात्मक तथ्यों का संकलन। सामाजिक तथ्य मूल रूप से गुणात्मक होते हैं जो विचारों, भावनाओं तथा लोक विश्वासों के रूप में मनुष्य के अंतर्जगत में फैले रहते हैं, जो व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामाजिक भी हो सकते हैं। इन्हें साधनों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, केवल साक्षात्कार द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। भाई मान लीजिए आपके व्यक्तित्व की कोई बात आपसे निकलवानी है या आपके आसपास के वातावरण की बात उन्होंने करनी है तो वो साक्षात्कार के थ्रू आपसे वो बातें जो है कर सकता है। व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचना संकलित करना, भाई ये भी एक पॉइंट होता है जिसमें आपको बताया गया कि आपकी पर्सनैलिटी जो है उसके बारे में कुछ बातें करना या आसपास के वातावरण की बातें करना या कोई भी इंफॉर्मेशन आपसे जो लेना है वो एक साक्षात्कार का ही रूप हो सकता है। अब आपके सामने आ गया है लेसन नंबर 5। ये लेसन नंबर 4 का कुछ शेष भाग जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेसन नंबर 5। आपके लेसन नंबर 4 का हमने भाग जो बचा हुआ था कुछ सर्टेन टाइम का उसको हमने कंप्लीट कर लिया है और अब आ गया है आपके सामने लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5 में क्या बताया जाएगा एक बार देखते हैं। इसमें बताया जा रहा है फंक्शन ऑफ एजुकेशन। ठीक है भैया, ये आपको बताता है फंक्शन ऑफ एजुकेशन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 5 को। अनुशासन का अर्थ एवं महत्व। अनुशासन का अंग्रेजी प्राय डिसिप्लिन और डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति डिसेपल शब्द से हुई है जिसका अर्थ है छात्र, शिष्य, शिक्षक, अनुगामी, आज्ञा का पालन करना। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षक की आज्ञा का पालन किसी भी छात्र या उसके अनुयायी या उसके द्वारा या उसको जो आइडल मानते हैं कोई भी हो सकता है उसमें, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो मान लीजिए आपको कोई भी निर्देशन दे रहा है और आप उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो ये एक किसका हिस्सा बन जाता है, ये एक डिसिप्लिन का हिस्सा बन जाता है। अनुशासन आपके घर का भी हो सकता है, जरूरी नहीं होता डिसिप्लिन का मतलब स्कूल ही हो। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं होता है और डिसिप्लिन देने वाले का मतलब सिर्फ शिक्षक नहीं होता है। ठीक है। अनुशासन शब्द का प्रयोग नियमों का, कर्तव्यों का, मर्यादाओं का पालन करने के लिए किया जाता है। जब व्यक्ति अपने आवेगों पर नियंत्रण रखकर सामाजिक नियमों व मर्यादाओं का अनुसरण करता है तथा अवस्थाओं को बनाए रखने में योगदान देता है, जब हम उन्हें उसे अनुशासित व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। भाई मान लीजिए मैं आपको कोई बात कह रहा हूं, मैंने आपको बोला कि डेली
जब भी आपकी क्लास होती है डेली बेसिस पे क्लास लीजिए, रेगुलर आपकी क्लास शुरू होंगी या रेगुलर आप क्लास लीजिए, आपके प्रॉपर नोट्स बनाइए ताकि आपके एग्जाम में इन चीज़ों से हेल्प मिल सके। अगर आप मेरी आज्ञा का पालन कर रहे हो तो ये क्या है, एक अनुशासन है। ठीक है, यही बात इन्होंने बताने की यहाँ पे कोशिश की है। ठीक है, आगे देखिए टीपीएन के अनुसार अब आगे की व्यक्ति आए हैं जिनका नाम है टीपीएनएन। ठीक है, टीपीएनएन के अनुसार अनुशासन का अर्थ डिसिप्लिन कॉन्स्टिट्यूट इन सबमिशन ऑफ वन एम्फोसिस एंड पावर ऑफ रेगुलेशन विच फ्रॉम चॉइस। ये कह रहे हैं, इनके द्वारा ऐसा बताया गया है कि भाई अनुशासन का अर्थ ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति संकुचित रूप से अनुशासन का अर्थ दयात्मक अनुशासन के अनुसार या बालकों की इच्छाओं के अनुसार चलता है, या कोई भी व्यक्ति अपने रेगुलेशन के साथ इन चीजों को अपने जीवन में ऐड कर लेता है तो वो अनुशासन का हिस्सा बन जाती है। डिसिप्लिन इन द मीन्स वेयरली children are trained in orderliness, good conduct and the habit of getting the best out of themselves। भाई इसमें ये बताया कि बच्चे की प्रवृत्ति इस प्रकार की बन जाए कि आप उसको इतना अनुशासन दे कि उस अनुशासन से रहने वाली चीजों को वो अपनी आदत बना के अपने जीवन में प्रयुक्त कर सके। ठीक है, अब ये कह रहा है अनुशासन का संकुचन रूप में अर्थ क्या है। इनके द्वारा ये बताया गया है कि भी कड़ा नियंत्रण रखना, आज्ञा का पालन करना, जो बात आपसे बोली जाए इसको प्रॉपर वे में आपने काम करना, उसके ऊपर काम करना, ये सारी चीजें अनुशासन का एक रूप होती हैं। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अनुशासन का मतलब सिर्फ स्कूल नहीं है और अनुशासन का मतलब सिर्फ शिक्षक नहीं है। अनुशासन में रहने के लिए आप अपने घर का भी जो है वातावरण या पर्यावरण जो है सुधार सकते हैं। अनुशासन में रह के कोई भी चीज अगर आप करते हो तो देखिए, दो प्रकार का अनुशासन यहां मैं अपनी तरफ से आपको बता देता हूं कि भाई कुछ ऐसे अनुशासन भी होते हैं जिनको आप फोर्सफुली अप्लाई करवाते हो लेकिन मन में इच्छा उनके लिए नहीं होती है। ठीक है ना, तो उस प्रकार की चीजें जो होती है वो फोर्सफुली अनुशासन के अंतर्गत आती हैं। अब इसमें देखते हैं क्या बताया इन्होंने। अनुशासन के कुछ प्रकार यहाँ पे बताए, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन क्या होता है। प्राकृतिक अनुशासन क्या है, देखिए इन्होंने क्या बताया। प्राकृतिक अनुशासन क्या है, प्रकृतिवादी अनुशासन के समर्थक रूसो और स्पेंसर, ये बात नोट कर लेंगे कि प्रकृतिवादी के जो अनुशासनदाता हैं वो कौन है, रूसो और स्पेंसर के मतानुसार बालक को प्रकृति के ऊपर छोड़ देना चाहिए। भाई प्रकृति जैसा बच्चे के साथ बिहेव कर रही है, प्रकृति के आधार से बच्चा कैसा सीख पा रहा है, उसको उसके हाल में ही छोड़ देना चाहिए। उसमें स्वयं स्वाभाविक अनुशासन का विकास होगा और उसे प्रकृति के अनुसार कार्य करने पर सफलता मिलेगी तथा विपरीत दिशा में कार्य करने पर असफलता मिलेगी। भाई मान लीजिए प्राकृतिक अनुशासन क्या कह रहा है कि बच्चे ने जन्म लिया, उसको उसके प्रकृति या उसके वातावरण के आधार पर छोड़ दीजिए। जिस प्रकार की प्रकृति बच्चे में होगी वो उस प्रकार के अनुशासन में अपने आप ढल जाएगा। जैसे वह आग को छुएगा तो उसका हाथ जल जाएगा, बर्फ से लगातार खेलेगा तो उसे बुखार हो जाएगा। इसमें प्राकृतिक अनुशासन का विकास होगा। भाई ये कहना चाह रहा है कि प्राकृतिक विकास ये है कि बच्चे को अगर मान लो एक बार गर्म किसी चीज से जल जाएगा तो वो हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से साम के चलेगा। ये एक मेरे हिसाब से मैं ऐसा मानता हूं कि ये हार्मफुल भी हो सकता है किसी छोटे बच्चे के लिए, या जिस बच्चे को पता नहीं है कि इस चीज से हानि आपके शरीर के लिए या आपको आपके वातावरण में रहने वाली कोई भी चीज ऐसी है जिससे बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, तो बच्चा उस चीज को ऑब्जर्व करके सीखे। तो आई थिंक उससे पहले उस चीज के बारे में उसको बता देना बहुत अच्छा मेरे हिसाब से होता है। ठीक है ना, आगे क्या कह रहा है। आधिकारिक अनुशासन क्या है भाई, इस अनुशासन का आशय बड़ों के अधिकार में रहना होता है। ठीक है भाई, बालक परिवार में माता पिता व बड़ों की आज्ञा का पालन करता है, विद्यालय में शिक्षक का प्रधानाचार्य की आज्ञा का पालन करता है। इस प्रकार उसे परिवार का विद्यालय का आज्ञा का पालन करने की आदत पड़ जाती है। आधिकारिक अनुशासन का मतलब क्या है कि बच्चा मान लीजिए जिस माहौल में रह रहा है, भाई शुरू से ही वो अपने माँ बाप का कहना मान रहा है, अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहा है, वैसे ही माहौल से वो अगर बच्चा स्कूल में या विद्यालय में जाएगा तो विद्यालय में अपने गुरुजनों के या शिक्षकों की आज्ञा का पालन करेगा तो वो आधिकारिक अनुशासन का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है सॉरी। सामाजिक अनुशासन क्या कहता है, देखिए भाई,
इस अनुशासन से आशय सामाजिक नियमों व आदर्शों का अनुगमन करने से है। बालक भिन्न भिन्न सामाजिक कार्यों को दंड या पुरस्कार के कारण नहीं करता, वरना वह उन्हीं कार्यों को करता है जिन्हें वर्ण है यदि उन्हीं कार्यों को करता है जिन्हें करने में सामाजिक निंदा का भय रहता है, उन्हें वह नहीं करता। अतः सामाजिक प्रशंसा का सामाजिक निंदा का अनुशासन के भाव प्रकट करती है। भाई ये कह रहा है कि भाई अगर मान लो आपके समाज में ये बताया है कि भाई चोरी करना जो है वो गलत बात है, और बच्चे ने इस चीज को इम्पैक्ट से पढ़ लिया है, इस बच्चे ने इस चीज को पकड़ लिया है कि भाई समाज में चोरी करना जो है पाप माना जाता है, तो अगर ये ऐसा करेगा भी तो वो भयमुक्त होकर करेगा ताकि किसी को पता ना चले। अगर नहीं तो फिर वो अपनी जो है अपनी व्यक्तित्व को इस तरीके से प्रदर्शित करेगा कि वो उसको समाज में कोई भी ऐसा ना बोले कि भाई तूने इस चीज की चोरी करी या तू चोर प्रवृत्ति की से संबंधित है। ठीक है ना। सामाजिक अनुशासन ये इस प्रकार का, भाई समाज भी अनुशासन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, ये इसलिए बताया गया है। आगे है भाई व्यक्तिक अनुशासन क्या है। व्यक्तिक अनुशासन के अनुसार क्या बताया गया है, इसे हम आत्मानुशासन या आत्मा नियंत्रण भी कह सकते हैं। जब व्यक्ति का पूर्ण मानसिक विकास हो चुका होता है, वह अच्छे या बुरे में अंतर समझने लगता है, तब अनुशासन का आरंभ होता है। यह अनुशासन व्यक्ति को बुरे कार्य करने से रोकता है तथा उसमें आत्म नियंत्रण के भाव उत्पन्न कर देता है। व्यक्ति में जब अनुशासन का विकास होता है तो वह सारे कार्य अपने विवेक से करता है। भाई जब बच्चा डेवलप हो जाता है या बच्चा बाल्यावस्था से ऊपर हो जाता है, तब उसे ये पता चल जाता है कि समाज में ये काम करना गलत है और ये काम करना ठीक है, तो वो उसी प्रकार से समाज में अपने आप को ढाल लेता है। वो अपने आप क्या बन जाता है, ये व्यक्तित्व का अनुशासन बन जाता है कि किसी भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति से वो प्रभावित होकर अपने जीवन में इन चीजों को इंप्लीमेंट कर लेता है, तो व्यक्तित्व का अनुशासन शामिल हो जाता है। उसके बाद है व्यवसायिक अनुशासन। क्या है भाई, इस अनुशासन से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने व्यवसाय जीवन में अनुशासनबद्ध हो, वह अपने व्यवसाय में ईमानदार, निपुण, परिश्रमी, अत्यंत सूझबूझ वाला, नियमशील तथा समय का पाबंद हो। भाई कोई आदमी ऐसा है जो समय का बहुत ज्यादा पंक्चुअल है, व्यवसाय जीवन का दूसरा नाम है। व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को वे गुण अपनाने चाहिए जिसमें व्यवसाय को आगे बढ़ा सके। भाई व्यवसायिक अनुशासन क्या है कि भाई आप कोई भी काम कर रहे हो अपने टाइम के हिसाब से चलो। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपने प्रॉपर वे में अपनी पढ़ाई करनी है, अपने आप से ही उन चीजों को अपनी लाइफ में डाल लेना है। इसको हम क्या कहेंगे, व्यवसायिक अनुशासन कहेंगे। या कोई व्यवसाय कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसको व्यवसाय के आधार से ही चलना होगा। ठीक है, कोई दुकानदार है तो उसको दुकान उसी हिसाब से खोलनी पड़ेगी जिस हिसाब से उसके ग्राहक जो है आते हैं। बात समझ रहे हो। सर गॉड के क्रे थॉमसन के शब्दों में, अब ये व्यक्ति आए हैं गॉड क्रे थॉमसन के शब्दों में, व्यापक शब्द में संपूर्ण वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं जो शिक्षा के विशेष रूप से संबंधित हैं, जैसे परिवार, स्कूल, धर्म, प्रेस, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन, मनोरंजन आदि क्रिया। ये सब कुछ यहाँ पे कंडीशन बताई गई हैं कि भाई स्कूल में, परिवार में, किसी व्यवसाय में, धर्म में, सबके अलग अलग अनुशासन होते हैं और सबके अनुशासन से मिलके शिक्षा संपूर्ण परिवेश में मिलती है। यहाँ जितने भी व्यक्ति, जितने भी प्लेसेस यहाँ पे बताए गए, जितने भी व्यवसाय, कितने भी संस्थान या धर्म, परिवार, घर, जो भी कुछ बताया गया है, आपको उन सब से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और सबका अपना कुछ ना कुछ अनुशासन होता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, शिक्षा के साधनों में अभिप्राय उन साधनों, संस्थानों तथा व्यक्तियों से है जो शिक्षा को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। समाज में आरंभ से ही शिक्षा के कार्य को संपन्न करने के लिए अनेक माध्यम विकसित हुए हैं। गॉडफ्राई थॉमसन ये व्यक्ति हैं, इन्होंने कहा है व्यापक अर्थ में संपूर्ण वातावरण ही मनुष्य की शिक्षा का साधन है, परंतु इस वातावरण में कुछ तत्व अधिक महत्वपूर्ण होते हैं जिनका शिक्षा से सीधा संबंध है। उदाहरणार्थ परिवार, चर्च, प्रेस, व्यवसाय आदि। ये जो है इनका सीधा सीधा मतलब होता है शिक्षित करना, किसी भी बच्चे को शिक्षित करना। शिक्षा के साधन, शिक्षा के साधन अनेक हैं। विद्वानों ने अलग अलग ढंग से उनका वर्गीकरण किया है। पहला वर्गीकरण इस प्रकार शिक्षा के दो भागों में बांटा गया। अब यहाँ क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहे हैं। दूसरा वर्गीकरण, इस वर्गीकरण के अंदर निष्क्रिय तथा सक्रिय साधन आते हैं। सक्रिय के अंतर्गत धर्म, विद्यालय, संस्थाएं, समाज, राज्य, क्लब आदि आते हैं। दूसरा वर्गीकरण वो है जिसमें नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दोनों साथ साथ में चलती हैं।
वो दोनों चीजें हो सकती हैं। विद्यालय से बच्चा जरूरी नहीं है हर बात को अच्छे तरीके से ही सीखे या हर बात को सही ही सीखे। विद्यालय से बच्चा कुछ बात गलत भी ले सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई विद्यालय में अगर बच्चा जाएगा तो सारी बात ठीक ही समझेगा, ठीक है ना। यही परिवार का माहौल होता है और यही समाज का माहौल है। तीसरा वर्गीकरण ये है, इस वर्गीकरण के अंतर्गत ब्राउन के 4 प्रकार के शिक्षा के साधन बताए हैं। इन्होंने बताया कि तीसरा वर्गीकरण में शिक्षा जो 4 प्रकार से व्यक्ति को मिल सकती है या किसी भी स्टूडेंट को या किसी भी विद्यार्थी को मिल सकती है। पहला इसने क्या कहा है, सावधिक विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं आदि, ठीक है। उसके बाद है आवधिक परिवार, समाज, राज्य आदि। उसके बाद है व्यावसायिक प्रेस, टेलीविजन। व्यावसायिक का मतलब क्या है भाई, आप अखबार देख रहे हो, अखबार पढ़ रहे हो, टेलीविजन देख रहे हो या आप कहीं रेडियो सुन रहे हो या कहीं से भी आपको कोई भी नॉलेज प्राप्त होती है, वो भी शिक्षा का एक साधन है। उसके बाद अव्यवसायिक साधन जैसे खेलकूद, नाट्य संघ, समाज कल्याण आदि। ये जो सारी चीजें हैं वो आपको कहां से प्राप्त होती हैं, ये आपको आसपास के बाहर के वातावरण से प्राप्त होती है। उपरोक्त सभी वर्गीकरण को कुल 2 वर्गों में रखा जाता है। जैसे मान लो सावधिक और असावधिक जो है, हम दोनों वर्गों पे चर्चा कर रहे हैं भाई। ये आपको ये बता रहा है कि सावधिक और असावधिक, सावधिक और आवधिक वर्ग कौन कौन से हैं, एक बार देख लेते हैं इनको क्या कह रहे हैं इनके बारे में। ये शिक्षा के सावधिक या औपचारिक साधन। ब्राउन ने शिक्षा के सावधिक या औपचारिक, इसको हम फॉर्मल कह रहे हैं, फॉर्मल सोर्सेज, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज साधनों को व्यक्ति की नियोजित तथा विधिवत शिक्षा के लिए आवश्यक मान है। ब्राउन की धारणा है कि विद्यालयों में ही वास्तविक शिक्षा दी जाती है। भाई ये व्यक्ति हैं जो ब्राउन ये मानते हैं कि भाई विद्यालयों में ही वास्तविक शिक्षा दी जाती है, जबकि जॉन डीवी के अनुसार ये कहा गया है औपचारिक शिक्षा के अभाव में जटिल समाज के साधन व सिद्धांतों को हस्तांतरित करना संभव नहीं है। यह एक ऐसे अनुभवों की प्राप्ति का द्वार खोलती है जिसको बालक दूसरे के साथ रहकर अनौपचारिक शिक्षा के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। शिक्षा के औपचारिक साधनों में विद्यालय, चर्च, पुस्तकालय व पुस्तकें आदि आते हैं। भाई ये जॉन डीवी ये कह रहे हैं कि भाई स्कूल में जरूरी नहीं कि सारी बात ठीक ठाक सुनाई जाए या पढ़ाई जाए, समझाई जाए या बच्चा सारी बात ही पॉजिटिव सीख के आए। ब्राउन ये कह रहे हैं शिक्षा का एकमात्र साधन जो है क्या है, विद्यालय है। तो इन दोनों की बातें अब तक चली हुई हैं, ये चलती रहेंगी, हमें इस बात पे इतना ज्यादा गौर नहीं देनी है, लेकिन बस सिर्फ इतना जानना है कि ब्राउन ने क्या बोला और जॉन डीवी ने क्या बोला। शिक्षा के अनौपचारिक व आवधिक साधन। शिक्षा के अनौपचारिक, आवधिक जो है, अब देखिए आवधिक पिछले वाले में पढ़ लिया तुमने सावधिक, अब ये पढ़ रहे हैं आवधिक। शिक्षा के अनौपचारिक साधनों में परिवार, समुदाय आदि आते हैं। इस साधन के द्वारा व्यक्ति देश, काल तथा परिस्थिति अनुभव प्राप्त करता है। औपचारिक साधन बालकों में रुचि विकास करते हैं और वातावरण में परिवर्तन करते हैं। उसके बाद डीवी है, फिर से आगे जॉन डीवी, बालक दूसरों के साथ रहकर अनौपचारिक ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है और साथ रहने की प्रक्रिया ही शिक्षा देने का कार्य करती है। यह प्रक्रिया अनुभव और को विस्तृत करती है। भाई जॉन डीवी कह रहे हैं कि अगर आप आसपास में या साथ में रहोगे तो उसको अच्छी शिक्षा प्राप्त होगी, अगर आप उसको दूर छोड़ दोगे या समाज के अनुसार रहने की कोशिश करेगा तो वो जरूरी नहीं है कि बालक दूसरों के साथ रहकर, कोई भी बच्चा दूसरों के साथ रहकर जो है इनफॉर्मल कंडीशन में ही रहेगा, फॉर्मल कंडीशन में वो नहीं रहेगा। अपने आप को बहुत ही ज्यादा इतना ज्यादा वो अपने आप को दूसरे के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब आगे कह रहे हैं शिक्षा के सक्रिय और निष्क्रिय साधन। शिक्षा के साधनों को सक्रिय एवं निष्क्रिय भागों में भी बांटा जा सकता है। सक्रिय साधन शिक्षा की प्रक्रिया पर नियंत्रित करते हैं। परिवार, राज्य, समाज, धर्म आदि शिक्षा के सक्रिय साधन है। भाई ये पॉजिटिव सोर्स बता दिए हैं एजुकेशन के, यहां क्या बता दिया, पॉजिटिव रिसोर्स क्या क्या है, ठीक है। अब यहां पे इनके बारे में, दोष के बारे में बात करें। अब इनके ड्रॉबैक क्या हैं, इनकी कमियां क्या हैं, इन कमियों के बारे में बताने की कोशिश करेगा। शिक्षा के साधन के कुछ दोष हैं जो निम्न हैं। अब यहां पे क्या बताया गया है कि भाई अनौपचारिक साधनों से संपूर्ण विश्व को ज्ञान देना संभव नहीं है। भाई कोई भी फॉर्मल कंडीशन, इनफॉर्मल कंडीशन में
आप किसी एक चीज के आधार पे पूरे विश्व को शिक्षित नहीं कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल जायज है, ठीक है। समय तथा शक्ति का अधिक व्यय होता है। भाई आप किसी चीज को समझा रहे हो तो समय और शक्ति यानी कि उसमें पावर और सारी चीजें जो है लगती हैं, ठीक है। उसके बाद सामान्य ज्ञान तथा अनुभव ही प्रदान किए जा सकते हैं। सामान्य ज्ञान तथा अनुभव, अब भाई आपसे मैं कोई चीज पढ़ा रहा हूं तो मैं आपको सामान्य ज्ञान या अपना एक्सपीरियंस या अपना अनुभव ही तो शेयर कर सकता हूं ना। अब मैं आपके दिमाग में घुस के ये सारी बातें थोड़ी ना बता सकता हूं। दूसरा क्या है, विरोधीकरण की गुंजाइश नहीं होती है। भाई विरोध नहीं कर सकते हो आप, कोई भी चीज आपको पढ़ाई जा रही है और आप उस पर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते तो आपका कोई विरोध थोड़ी ना करेगा। उसके बाद अवगुण विकसित होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भाई इस शिक्षा को प्राप्त करने के लिए आप जरूरी नहीं कि सारी बातों को समझे, यहां अवगुण भी जरूरी नहीं है कि भाई सारे सवगुण या सद्गुण ही आपके अंदर आए। शिक्षा को प्राप्त करते समय या बच्चे के द्वारा शिक्षा प्राप्त करते समय बच्चा कोई भी कंडीशन में आ सकता है। कोई भी चीज जो है बच्चा पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी अपने बिहेव में ला सकता है, ठीक है। आगे इन्होंने बताया है कि भाई धर्म और शिक्षा में संबंध क्या है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अपने आप में बहुत बड़ा एक चैप्टर है, ठीक है ना। जैसे कि आपने पढ़ा हो कभी इतिहास में 16 सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, 16 सेंचुरी से पहले की अगर मैं बात करूं, जैन धर्म, बौद्ध धर्म या कोई भी जितने भी अनुयायी उस टाइम पे हुआ करते थे तो सबकी शिक्षा धर्म के आधार पे सबकी अलग अलग हुआ करती थी। पूरे विश्व में अलग अलग तरीके से धर्मों को प्रदर्शित किया गया था कि हिंदू धर्म में इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है, मुस्लिम धर्म में इस प्रकार की होती है, पारसियों की अलग होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा डिस्प्यूट का एक बहुत बड़ा मैटर है। आप इसको इतना ज्यादा गहराई में ना लीजिए, आप सिर्फ इस चीज को समझिए हम क्या समझाना की कोशिश आपसे कर रहे हैं। हमने जो समझाना है आपको उस पर आप फोकस करिए। धर्म मनुष्य के प्राकृतिक, सामाजिक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के विकास के लिए आवश्यक है। बहुत अच्छी बात है भाई, धर्म जो है बहुत कुछ है, आपको सिखाता है, आध्यात्मिक भी सिखाता है, सामाजिक भी सिखाता है और कुछ प्राकृतिक भी सिखाता है। बात ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, आवश्यक ज्ञान और क्रियाओं का योग है। भाई ये ज्ञान और आप उससे क्या काम कर रहे हो या उससे कौन सी किस प्रोसेस में आप काम कर रहे हो उनका योग है। और किसी भी प्रकार के विकास एवं प्रशिक्षण का साधन आध्यात्मिक ज्ञान तथा क्रियाओं के विकास एवं प्रशिक्षण का भी है। भाई प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग कैसे कर पाते हो, किसी भी धर्म की ट्रेनिंग क्या कैसे दी जाती है, इन सब चीजों का योगदान होता है। तब स्पष्ट किया जाता है कि धर्म और शिक्षा में संज्ञा और क्रिया का संबंध है। भाई संज्ञा और क्रिया जो है अपने आप में कैसे रिलेशन में है, उसी तरीके से धर्म और शिक्षा अपने आप रिलेशन में है। शिक्षा उन उद्देश्यों की प्राप्ति में मनुष्य की सहायता करता है तथा धर्म उन उद्देश्यों का पूरा करने की राह दिखाता है। भाई देखिए, मनुष्य की सहायता शिक्षा को प्राप्त करने में कौन कर रहा है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य है मनुष्य जो चीज चाहता है प्राप्त करने की सहायता। फिर उसके बाद धर्म क्या कह रहा है, उस काम को करने में उसकी को डायरेक्शन कौन दे रहा है, धर्म दे रहा है। इतिहास यह बताता है कि किसी भी देश में धर्म के सदैव शिक्षा को प्रभावित किया है। किसी भी देश के अंदर हम एजुकेशन जो ले रहे हैं, जैसे अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें या अपने सनातन धर्म की बात करें तो हमने सनातन धर्म से बहुत कुछ सीखा है, ठीक है। तो इससे हिंदू धर्म या सनातन धर्म की अगर बात करें तो हमने इससे बहुत कुछ सीखा है। और कोई भी देश या कोई भी धर्म शिक्षा को बहुत ज्यादा इंपैक्ट में डालता है, बहुत ज्यादा एफर्ट उसके ऊपर लगाता है, प्रभाव उसको प्रभावित उसको करता है। और शिक्षा ने हमेशा धर्म के रूप में परिवर्तन किया है। प्राचीन काल में हमारे देश में शिक्षा पर धर्म का नियंत्रण था। प्राचीन काल में धर्म ने शिक्षा को पकड़ के रखा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है। कैसे नहीं है ये बात देखते हैं, आगे ये बताएंगे आपको। धर्म का शिक्षा पर प्रभाव, कैसे प्रभाव होता है, इसने ये बात बताई है। यहां देखते हैं कि धर्म का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, आज किसी भी समाज की शिक्षा उसके धर्म, संदेश, स्वरूप, अर्थव्यवस्था, तथ्यों और वैज्ञानिक आविष्कारों पर निर्भर करती है। ये किसी भी समाज की शिक्षा के मूल आधार हैं। आज संसार के प्राय सभी देशों
में शिक्षा की व्यवस्था करना राज्य का उत्तरदायित्व होता है। भाई शिक्षा प्रदान करना किसी भी राज्य का बहुत ही बड़ा मोटिव है और सबसे पहला कार्य मेरे हिसाब से प्राथमिक कार्य ही होना चाहिए। इसलिए उस पर सर्वाधिक पकड़ राज्य की है, परंतु राज्य भी जनता की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकता। भाई मान लीजिए हम यहां आपसे सिर्फ ये बोलें कि भाई हिंदू धर्म के लोगों को ही मैं पढ़ाऊंगा, तो क्या ये चीज प्रॉपर वे में काम कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि प्राचीन समय पे धर्म जो है शिक्षा के ऊपर हावी था, लेकिन आज वर्तमान में शिक्षा जो है वो धर्म के प्रति इतनी ज्यादा हावी नहीं है। आज शिक्षा को प्रदान करने वाला भी और शिक्षा देने वाला भी सभी धर्मों को एक साथ लेकर शिक्षा को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब आगे क्या रहा है, धर्म तथा शिक्षा के उद्देश्य क्या है। लोकतांत्रिक देशों में यदि लोकतांत्रिक सिद्धांतों की शिक्षा पर बल रहता है, तो साम्यवादी देशों में साम्यवादी सिद्धांतों की शिक्षा पर बल रहता है। ठीक है, साम्यवादी देश कौन से हैं? जिनमें अलग अलग प्रकार के धर्म जो है काम कर सकते हैं, परंतु किसी भी देश के उद्देश्य निश्चित तो व्यक्ति ही करते हैं और व्यक्ति पर धर्म विशेष का प्रभाव पड़ता है। भाई यहां ये कह रहा है कि अगर आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, मान लीजिए आप किसी भी धर्म से संबंधित हैं, आप समाज में लोकतांत्रिक राज्यों में या राज्य का गठन जो है वो किस बेस पे होगा, राज्य कैसे काम करेगा, राज्य काम तभी कर पाएगा, संगठन काम तभी कर पाएगा जब शिक्षा का उद्देश्य जो है वो साफ हो। अब यहां मैं आपसे बोलूं कि मेरी शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को पढ़ाना है, तो यहां वो प्रदर्शित चीज जो है बिल्कुल साफ साफ नहीं नजर आएगी। आपको मैं ये बात नहीं कह सकता या सिर्फ मैं एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को नहीं पढ़ा सकता। ये बात समझ जाना, मेरे हिसाब से जो मैं जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ भी गया होगा कि शिक्षा का बल हमेशा रहता है। ठीक है, शिक्षा के ऊपर बल हमेशा रहता है कि वो किसी समाज या किसी धर्म के प्रति ऐसा ना करे। धर्म विरुद्ध उद्देश्य निश्चित तो व्यक्ति ही करते हैं। देखिए मान लीजिए आप अल्पसंख्यक हैं या आप बहुसंख्यक हैं, जिनका ज्यादा दबदबा, जिनकी ज्यादा जनसंख्या, जिनकी ज्यादा पॉपुलेशन होती है, तो बोलबाला लोकतांत्रिक देशों में उन्हीं का रहता है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? लोकतांत्रिक देशों में उन्हीं लोगों का ज्यादा प्रभाव रहता है धर्म के ऊपर भी और शिक्षा के ऊपर भी, क्योंकि शिक्षा को भी धर्म के आधार पर ही निर्धारित किया जाता है। इसमें यही बात बताई गई थी। आगे बताया धर्म और शिक्षण विधियां क्या हैं। शिक्षण विधियों पर सर्वाधिक प्रभाव मनोविज्ञान का है, परंतु आरंभ में शिक्षण विधियों का विकास धर्म दर्शन प्रतिपादकों और प्रचारकों ने किया था। इसके द्वारा विकसित उपदेश और क्रिया विधियों का प्रयोग आज भी होता है। आत्मा को पूर्ण मानने वाला धर्म आत्म क्रिया और योग की विधियों को शिक्षण की सर्वोत्तम विधि मानता है। भाई ये कह रहा है कि धर्म में शिक्षण विधियां कैसे काम करती हैं। जैसे मान लो कोई योग कर रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, तो तपस्या करने की शिक्षा या योग करने की शिक्षा को आत्मा के मिलन का भाव जो है लोगों के द्वारा बताया गया है। धर्म और शिक्षण क्या कह रहे हैं, संसार के सभी धर्मों में गुरु का बड़ा महत्व है। सामान्य जन अपने धर्म गुरु और श्रद्धा नमन करते हैं। इस पर प्रभाव भाई कोई भी व्यक्ति है या शिक्षण जिसके द्वारा हम प्राप्त कर रहे हैं, तो हम उसका मान सम्मान या इज्जत जो है उसको देते हैं। यही एक कारण होता है कि भाई धर्म का शिक्षण के देने वाले या शिक्षण प्राप्त करने वाले उन सबके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। धर्म और शिक्षार्थी क्या कह रहे हैं, संसार के सभी धर्मों में शिक्षार्थी को समयित जीवन जीने और शिक्षक का सम्मान करने का उपदेश दिया जाता है। यही बात बताई है कि भाई शिक्षार्थी को शिक्षा के आधार पर या धर्म या शिक्षा के आधार पर उसमें पाए जाने वाले कोई भी व्यक्तित्व के आधार पे कोई भी चीज जो है धर्म या उस शिक्षार्थी को जो मिलता है उसके ऊपर कार्य करने पर बाधित हो जाती है। भाई यहाँ पे ये बात बताई, संसार ने सभी धर्मों में विद्यार्थियों को समायोजित करके जीवन जीने और शिक्षक का सम्मान करने की शिक्षा दी है। जैसे हमारे देश की अगर बात करें, भारत देश की अगर बात करेंगे, तो भारत देश में भी इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है कि आप अपने जिससे शिक्षा प्राप्त करते हो अपने शिक्षक से या अपने गुरुजनों से सबका सम्मान करें। इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि धर्म को शिक्षा में स्थान न देने वाले समाज की संख्याओं में अपेक्षा करते। भाई जो व्यक्ति ऐसे हैं जो समाज को या धर्म को शिक्षा
से अलग करने की कोशिश करते हैं वो अपेक्षाकृत अल्प संख्या में या कम संख्या में ही देखने को मिले हैं। ठीक है, आगे क्या बता रहा है, धर्म और विद्यालय। अब याद विद्यालय की बात आ गई है। विद्यालय तो समाज के आदर्श प्रतिनिधित्व होते हैं। जिस समाज में जिस धर्म को माना जाता है उसका प्रभाव विद्यालय में साफ साफ दिखाई देता है। देखिए, मान लीजिए हिंदू धर्म को लोगों के द्वारा माना जाता है तो हिंदू धर्म के लोगों का शिक्षा के प्रति पूरा उत्तरदायित्व रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। भारतीय शिक्षा शास्त्रियों पर विचार, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह आपको बताएगा कि भारत के अलग अलग व्यक्ति या शिक्षा शास्त्री जो थे उनका क्या क्या विचार था। अब ये आ गए हैं महर्षि अरविंदु। भारतीय शिक्षा दर्शन में महर्षि अरविंदु जी ने अध्यात्मवादी शिक्षा दर्शन को नवीन रूप दिया है। ये बात नोट डाउन कर लेंगे कि भाई अध्यात्मवादी शिक्षा को नया रूप किसने दिया था, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महर्षि अरविंदु ने। अरविंदु जी ने समाज दर्शन में दिव्य शक्ति का बोध तथा परम चेतना की प्राप्ति के दर्शन होते हैं। श्री R.S. मणि के अनुसार, ये नोट कर लेंगे भाई, R.S. मणि के अनुसार शिक्षा के संबंध में उनके विचार यह प्रकट करते हैं कि हमारे देश में प्रमुखतम शिक्षा शास्त्रियों में से है। उनका विचार था कि अन्य स्कूली तथा विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली शिक्षा राष्ट्रीय मस्तिष्क, आत्म चरित्र और राष्ट्रीयता के गुणों को वंचित, प्रतीत और क्षीण होने वाली होती है। हमारे देश में अनुकूल शिक्षा भारतीय आत्मा, आवश्यकता एवं संस्कृति के अनुरूप होनी चाहिए। भाई महर्षि अरविंदु के बाद ये व्यक्ति आए हैं, इन्होंने बोला है कि भाई R.S. मणि ऐसा बोलते हैं कि भाई जो भी काम हम कर रहे हैं या हमारी शिक्षा हमें जो प्रतीत करवा रही है उसका सीधा सीधा मतलब हमारे स्वभाव, हमारे व्यवहार, हमारे विद्यालय के उद्देश्य, हमारे राष्ट्र का या हमारे मस्तिष्क का, हमारे आत्मचेतन का, इन सब चीजों का समायोजन होता है। अब इन्होंने आगे बोल दिया शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। अरविंदु के द्वारा क्या बताया गया है, शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हैं, वो चीज एक बार देख लेते हैं। शिक्षा के क्या उद्देश्य होंगे। अरविंदु कर्म तथा ज्ञान दोनों प्रकार की इंद्रियों के प्रशिक्षण में विश्वास रखते थे। वे स्नायु, मन और मानसिक शुद्धि चाहते थे। वे इंद्रियां, दृष्टि, भ्रमण, स्पर्श, संवाद, मस्तिष्क का प्रशिक्षण चाहते थे। उन्होंने कहा भी है, शिक्षा शास्त्री का पहला कार्य बालक को इंद्रियों का सही उपयोग कराना है। भाई बहुत अच्छी बात इन्होंने यहाँ बोली है कि सबसे पहला शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मनुष्य को, अपने जो शिक्षार्थी हैं उनको, जैसे हम शिक्षक हैं तो हमें या आप फ्यूचर में शिक्षक बनेंगे तो आपको सबसे पहले बच्चे को अपनी इंद्रियों के बारे में या इंद्रियों को उपयोग कैसे करना है ये चीज आपको समझानी पड़ेगी। ये सबसे पहला उद्देश्य शिक्षा का माना गया है। दूसरी बात, शिक्षण सिद्धांत निम्नलिखित सिद्धांत माने जाते हैं। ये कुछ सिद्धांत दिए, देखिए। बालकों को रुचि के अनुसार शिक्षा दी जाए। भाई जिस चीज में रुचि होती है आप उसको उसी चीज को पढ़ाने में ज्यादा फोर्स लगाएं या उसको बल दें। प्रेम और सहानुभूति के साथ पढ़ाएं। बालक का सहयोग करें। कार्य तथा अनुभव के द्वारा सिखाना। भाई प्रैक्टिकली नॉलेज उसको दें या उसको कुछ काम करने के लिए दें। प्रैक्टिकल अगर आप करवाएंगे उनसे तो कुछ ना कुछ वो चीजों को सीख पाएंगे। अब अरविंदु क्या कह रहे हैं भाई, इसके बारे में देख लीजिए। अरविंदु ने बोला है, शिक्षण पद्धति अध्यापक को पथ प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है। उसका कार्य सुझाव देना है, न कि शर्म को लादना। भाई किसी भी बच्चे के ऊपर कोई भी चीज फोर्सफुली नहीं लाद देनी है। अगर उसका मन नहीं है या उसका व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं है तो आप उस चीज को उस दृष्टिकोण से दूर कर दीजिए। वह केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ है और उसको प्राप्त करने के लिए क्या सुझाव देना है, न कि शर्म लादना। भाई शर्म लादने का मतलब क्या है कि आपने किसी बच्चे को की राइटिंग में वो लिख नहीं पाता है 4 वर्ड भी, और आपने उसको बोल दिया कि भाई कल तूने 4-5 पेज लिख के लेके आने हैं, तो वो चीज क्या हो जाएगी, वो उसके ऊपर शर्म लादना हो जाएगा। ठीक है, वह केवल यह बताता है कि ज्ञान कहाँ है। सिर्फ ये बात बताई जाती है बच्चे को शिक्षा में कि ज्ञान कहाँ है या उसको प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा। ये सबसे मेन प्रॉब्लम जो बच्चे के लिए क्रिएट होती है
कि बच्चे के लिए एजुकेशन कहाँ मिलेगी आपको, या एजुकेशन बच्चे को कहाँ से प्राप्त होगी, ये चीज आपको समझानी है। ठीक है, महर्षि अरविंदो के अनुसार अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं, यह सहायक तथा पथ प्रदर्शक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेंगे भाई कि ये बात किसके द्वारा बताई गई है कि अध्यापक निर्देशक या स्वामी नहीं है, यह सहायक तथा पद प्रदर्शक है। पद प्रदर्शक का मतलब क्या है कि अध्यापक बच्चे को सही मार्ग दिखाने वाला है, उसका स्वामी नहीं है। स्वामी का मतलब क्या होता है कि सिर्फ उसके अनुसार ही चलना, ऐसा नहीं है। ये निर्देशक है या स्वामी है, ये दोनों चीजें जो हैं आज के समाज में इनको माना जाता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि शिक्षार्थी जो है, शिक्षा लेने वाले जो हैं, उनका काम सिर्फ, उनको शिक्षा देने वाले का काम उनके लिए इतना होता है कि उनको सिर्फ इतना बताना है कि शिक्षा प्राप्त कैसे होगी और शिक्षा है कहां पे, बस इतना उनका काम है। ठीक है, आगे कौन व्यक्ति आए हैं, स्वामी दयानंद। आई थिंक इसको भाई नेक्स्ट क्लास में करेंगे, स्वामी दयानंद वाले टॉपिक पे बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए या आज के सेशन में इतना ही करेंगे, और अगर आपको सेशन पसंद आ रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए, और जो बच्चे अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए जुड़े हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके एनटीटी फर्स्ट ईयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां जाके आप सारी की सारी क्लासेस जो हैं कंटिन्यूअस देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाली अपडेट के लिए जुड़ जाइए। थैंक यू सो मच।